हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सी ए श्रुति गोयल और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट बेसिक ऑफ अकाउंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे सी ए फाउंडेशन के चैप्टर नंबर 2 यूनिट 1। चैप्टर 2 का नाम है अकाउंटिंग प्रोसेस और उसके अंदर फर्स्ट यूनिट है बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर एंड जनरल एंट्रीज। इस चैप्टर को पढ़ते समय हम जानेंगे डबल एंट्री सिस्टम के बारे में, अकाउंट्स के बारे में, and then utility of such classification of accounts into personal, real and nominal account, डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में, और जनरल एंट्रीज कैसे की जाती हैं, जनरल बुक कैसे मेंटेन की जाती है, ये सब कुछ हम जानेंगे इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते। हम स्टार्ट कर रहे हैं ICAI के स्टडी मटेरियल फॉर CA फाउंडेशन फॉर अकाउंट से। यही बुक रेफर करना बेस्ट होता है। आई होप कि आप जब भी ये क्लास रेफर कर रहे हैं तो आपके पास ICAI का स्टडी मटेरियल है और हम उसी से पढ़ेंगे पूरे टाइम। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको PDF अवेलेबल कराऊंगी बिल्कुल, पर हमारा पहला टारगेट यही रहेगा कि स्टडी मटेरियल को बहुत अच्छे से समझें। सो लेट्स स्टार्ट कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है, कैसे ओरिजिन हुई। डबल एंट्री सिस्टम has originated for more than 500 years, and Luca Pacioli, an Italian mathematician and friar, has written about double entry system in his book called Arithmetica Geometrica Proportioni and Proportionalita, everything about arithmetic geometry and proportions। और ये डबल एंट्री सिस्टम इन्होंने फर्स्ट टाइम दी और उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है डबल एंट्री सिस्टम में। अब ये सब जानना क्यों ज़रूरी है? जैसा आप जानते हैं ऑल्दो अकाउंट्स अब ऑब्जेक्टिव पैटर्न नहीं रहा, सब्जेक्टिव हो गया है CA फाउंडेशन के आने से, लेकिन जो फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन होता है 20 मार्क्स का होता है। आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो समटाइम आई विल ऑल्सो डिस्कस दिस इन क्लास। तो उसमें ट्रू एंड फॉल्स होता है, तो हो सकता है ट्रू एंड फॉल्स में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, डबल एंट्री सिस्टम यहाँ से ओरिजिनेट हुआ, तो आपको पता रहेगा तो बहुत अच्छा है। ट्रू एंड फॉल्स 20 मार्क्स बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं अगर ये सब छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे। तो डबल एंट्री सिस्टम का क्या मतलब है? डबल एंट्री सिस्टम ये कहता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन होता है वो दो अकाउंट्स को इम्पैक्ट करता है। दो एस्पेक्ट होते हैं हर एक ट्रांजेक्शन के। कैसे? मान के चलिए कि बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट हुई है। अब ये कैपिटल क्या होती है, पहले तो हमको ये जानना जरूरी है, व्हाट इज कैपिटल। जैसे कि एक सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है अकाउंट्स में, सेपरेट एंटिटी। इसमें क्या होता है, ओनर और बिजनेस दो अलग अलग चीज है। एक प्रोप्राइटर होता है, ओनर होता है। ओनर इज अ डिफरेंट पर्सन एंड बिजनेस इज अ डिफरेंट पर्सन। तो ओनर जो बिजनेस में रुपीज इन्वेस्ट करता है वो कहलाती है बिजनेस की कैपिटल। ये भी लायबिलिटी है क्योंकि बिजनेस और ओनर अलग अलग इंसान हैं, अलग अलग पर्सन है, और ओनर ने बिजनेस को पैसे दिए, दे आर सेपरेट इंडिविजुअल्स, सॉरी सेपरेट पर्सन्स। तो जब ओनर ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया तो उसको लोन नहीं कहते, क्योंकि कुछ भी हो ओनर का ही वो बिजनेस है, तो उसको लोन की बजाय कैपिटल कहते हैं। अब जब उसने कैपिटल इन्वेस्ट की तो बिजनेस में कैश आया, लेकिन साथ साथ एक लायबिलिटी जिसे हम कैपिटल कहते हैं वो भी इंक्रीज हुई। तो दो एस्पेक्ट हो गए, कैश का आना और लायबिलिटी का बढ़ना। इस तरीके से हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, कुछ आता है कुछ जाता है, और इसी को हम डेबिट और क्रेडिट बोलते हैं। क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है, क्या क्या ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इस चैप्टर के बाद हम बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ पे बता रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑन परचेज ऑफ फर्नीचर either the cash balance will be reduced or a liability to the supplier will arise। फर्नीचर खरीदे तो या तो कैश में पेमेंट करेंगे या क्रेडिट पे परचेज करेंगे, तो फर्नीचर इनकमिंग होगी, कैश आउटकमिंग होगी। और अगर कैश नहीं जाता है तो हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी, हमको फ्यूचर में सप्लायर को पे करना पड़ेगा। इस तरीके से हमेशा दो एस्पेक्ट इम्पैक्ट होते हैं, लेना और देना। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो दिस इज टू एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन, ठीक है। और इन्हीं को रिकॉग्नाइज करना और दोनों एस्पेक्ट को रिकॉग्नाइज करना, डेबिट और क्रेडिट करना ही डबल एंट्री सिस्टम में हम सीखेंगे। एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, सबसे पहले एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं जिसमें डेबिट एंड क्रेडिट दोनों होते हैं, तो हमको मैच हो जाता है, हम मैच कर सकते हैं बहुत आसानी से कि डेबिट और क्रेडिट सेम है, मतलब अकाउंटिंग एक्यूरेटली हुई है। फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं जिससे प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द एंटायर ईयर पता चलता है।
बैलेंस शीट बनाते हैं जिससे एसेट और लायबिलिटी का पता चलता है और फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है। इसके अलावा जब रिकॉर्ड मेंटेन रहते हैं तो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अ बिजनेस टू द पर्सन रिक्वायर्ड बहुत अच्छे से पता चल जाती है। नेक्स्ट है रिजल्ट ऑफ 1 ईयर में भी कंपेयर टू द रिजल्ट ऑफ प्रीवियस ईयर। इस तरीके से रिजल्ट कंपेयर हम कर सकते हैं विद द यूज ऑफ अकाउंट्स, डबल एंट्री सिस्टम। अब नेक्स्ट है अकाउंट क्या होता है। तो जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो दो एस्पेक्ट होते हैं। मान के चलिए कैश ही हमको रिकॉर्ड करनी है कि ओरिजिनली हमारे पास कुछ कैश है 10 लाख 20 लाख, और अब वो आके बची लास्ट में, बिजनेस के लास्ट में हो सकता है या तो 5 लाख बची या हो सकता है बढ़ के 15 लाख हो गए। तो वो कैसे हम जानेंगे कि कैश कहीं मिस तो नहीं हुई है, क्या क्या आया क्या क्या गया, उसका पूरा एक रिकॉर्ड मेंटेन करना ही अकाउंट्स है। A person start business with say 10 lakh capital and cash. Are both 10 lakh transaction entered into by the firm will alter the cash balance in two ways. One, cash will increase and other cash will reduce. Payment for goods purchase, salary, rent, etc. will reduce, and sale of goods and cash collection from customer will increase the cash balance. We can change the balance with every transaction, but this will be cumbersome कि हमेशा एक के बाद माइनस करना। तो उसकी वजह क्या करते हैं, एक अकाउंट मेंटेन करते हैं जिसमें एक तरफ पूरा इंक्रीज इन कैश लिखेंगे, दूसरी तरफ पूरा रिडक्शन इन कैश लिखेंगे, और लास्ट में जो भी बैलेंस बचता है दैट विल बी आवर बैलेंस। यहाँ पे देखिए 2 कॉलम, एक टी बनता है, ये देखिए टी बना है यहाँ पे, जिसमें कैश का ये अकाउंट है, कैश का अकाउंट है। एक तरफ डिक्रीज लिखा रहा है, एक तरफ इंक्रीज लिखा रहा है। डिक्रीज कहाँ कहाँ खर्च हुए एंड देन इंक्रीज कहाँ कहाँ से पैसे आए और ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद जो पैसा बच गया वो क्लोजिंग बैलेंस। शुरुआत हमने 10 लाख से की थी, कुछ और डिक्रीज हुए कुछ इंक्रीज हुए, उसके बाद बच गए 1,85,000। तो इस तरीके से हर एक, ये तो कैश का बताया, फर्नीचर का, सेल का, परचेज का, हर चीज़ का इस तरीके से हम हिसाब रख सकते हैं, और वही होता है अकाउंट्स मेंटेन करना। ये टी क्यों बोल रहे हैं इनको, क्योंकि ये देखिए ये फॉर्मेट में बनता है, ये इट लुक लाइक टी, फिर यहाँ पे अमाउंट लिखने के लिए और कॉलम खींच लेते हैं यहाँ पे, इसलिए इनको टी कहा जाता है अकाउंट्स को। सिंस ईच टी अकाउंट शोज ओनली अमाउंट नॉट ट्रांजेक्शन डिस्क्रिप्शंस, we key each transaction in some ways such as by numbering used in illustration. How can we use date also, date wise, और डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं बीच में यहाँ पे पर्टिकुलर्स में, इस तरीके से। अब देखते हैं ट्रांजैक्शन 1। अब ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन वाइज हम यहाँ पे देखते जाते हैं कैसे होता है, और फिर उसका एक पूरा समराइज भी बनाएंगे। आप बताइएगा फिर कौन सा इजी होता है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाई ओनर्स 25 लाख इन कैश, तो कैपिटल कितने की इन्वेस्ट की उसने, 25 लैक्स की, उसके कारण हमारी कैश कितने से इंक्रीज हुई, 25 लैक्स से। तो ये कैश का टी बनाया है जिसमें हम लोग ने इंक्रीज साइज में लिख दिया, इंक्रीज साइड में लिख दिया 25 लैख। उसी तरीके से कैपिटल भी आई, तो कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है, तो 25 लाख। अब आप पूछेंगे मैम ये कैश को इंक्रीज है तो हमने लेफ्ट साइड में लिखा 25 लाख, और कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो राइट साइड में लिखा है 25 लाख। वाई दिस, कैश होती है हमारी असेट, असेट इंक्रीज होती है तो उसको लेफ्ट साइड में लिखते हैं जिसको हम डेबिट साइड बोलते हैं, और कैपिटल है हमारी लायबिलिटी, और जब लायबिलिटी बढ़ती है तो उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं, राइट साइड में लिखते हैं। आगे और डिटेल में जानेंगे। देन पेड कैश टू द क्रेडिटर्स, इससे हमारी कैश हुई डिक्रीज और क्रेडिटर भी हुए डिक्रीज। क्रेडिटर क्या होते हैं, जिनसे हमने क्रेडिट में सामान लिया, यानी वो हमारी लायबिलिटी होती है और उसको रीपे कर देते तो हमारी लायबिलिटी होती है डिक्रीज। तो अब देखिए कैश क्योंकि डिक्रीज हो रहा है इसलिए डिक्रीज साइड में लिखे। अब क्रेडिटर भी कम हो रहे हैं तो क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी, और लायबिलिटी कम होगी तो उसको अपोजिट साइड में यानी लेफ्ट साइड में लिखेंगे। क्रेडिटर का डिक्रीज होना 14 लाख। इस तरीके से एक अकाउंट का इन्होंने, अब हम फॉर्मेट जानेंगे। अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, एक टी बन रहा है, ये सेंटर हो गया, यहाँ बीच सबसे पहले डेट, देन पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे कि किस कारण से डिक्रीज हो रही, जैसे कैश इन ओपनिंग बैलेंस हो गया, देन इंक्रीज हुई कैपिटल के कारण, इस तरीके से। रेफरेंस नंबर, जो एक और, ये सिर्फ अकाउंट्स स्टार्टिंग नहीं होता, लेजर बनता है, सबसे पहले जनरल बनते हैं, तो किस जनरल से क्या रेफरेंस नंबर है, कहाँ से ये हम डिटेल ले रहे हैं उसका रेफरेंस नंबर। देन
अमाउंट, ये हो गया डेबिट साइड, एंड देन सेम एंट्री होंगे क्रेडिट साइड में, ये बीच में डिवाइड करें इनको टी, और फिर सेम चीजें क्रेडिट साइड में भी। अब इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड में कैश, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट साइड में। रेफरेंस नंबर क्या होते हैं? इंडिकेट द सोर्स वेयर इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी एंट्री इज अवेलेबल। अब हम जानेंगे बेस ऑफ द अकाउंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है। We have seen that in T accounts, increase and decrease entries are made on the left and right side of the account for the asset respectively, and for liabilities अगर increase हो रहा है तो राइट साइड में, डिक्रीज हो रहा है तो लेफ्ट साइड में। तो राइट एंड लेफ्ट नहीं कर सकते, जैसे मैंने पहले भी बताया अभी जस्ट। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम डेबिट कहते हैं, और जो राइट हैंड साइड है उसको हम क्रेडिट कहते हैं। अब हम वी नो दैट बाय डिडक्टिंग द टोटल ऑफ लायबिलिटीज। आप बेसिक इंट्रोडक्शन वाली जो अकाउंट्स की क्लास थी उसमें देखा होगा, एक बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट में एक साइड हम असेट रिकॉर्ड करते हैं और दूसरे साइड हम रिकॉर्ड करते हैं लायबिलिटीज। अब ये असेट और लायबिलिटीज का जो टोटल होता है वो यहाँ पे जो भी आएगा असेट और लायबिलिटीज का टोटल वो हमेशा सेम रहेगा, यानी असेट का टोटल इज इक्वल टू लायबिलिटीज का टोटल। लेकिन लायबिलिटीज में अभी हमने जाना कि एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती है और एक ओनर जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है वो होता है। असेट तो टोटल एसेट होते हैं, लायबिलिटीज में ये एक्सटर्नल लायबिलिटी और जो ओनर ने पैसे लगाए उसको कहते हैं कैपिटल। कैपिटल एंड अदर लायबिलिटीज, तो असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब असेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। इसी को स्टॉक होल्डर्स इक्विटी भी कहते हैं। स्टॉक होल्डर क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि जो ओनर होते हैं उनको कंपनीज में शेयर को स्टॉक बोलते हैं, और जो उन स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं उनको कहते हैं स्टॉक होल्डर या शेयर होल्डर। तो असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब ये कैपिटल कैसे बनती है? तो कैपिटल इन चीजों से मिलके बनती है। पहला कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल, द ओरिजिनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ओनर। लेकिन ऐसा नहीं ना कि एक बार कैपिटल लगा दी फिर और कुछ चेंजेस होंगे ही नहीं। अब जो बिजनेस में प्रॉफिट हुआ वो किसका होता है? ओनर का होता है ऑब्वियसली। तो जब बिजनेस में कोई लॉस होगा वो भी किसको बियर करना पड़ेगा? ओनर को। तो वो कैसे? वो जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो उसकी कैपिटल में से ऐड या माइनस हो जाता है। रिटेन अर्निंग यानी प्रॉफिट, रेवेन्यू यानी इनकम एंड एक्सपेंस, एंड जो भी प्रॉफिट है वो या जुड़ते जाता है। तो कैपिटल कैसे बन जाएगी? इज इक्वल टू ओरिजिनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस प्लस एडिशन टू कैपिटल माइनस विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल। अब ये जो बीइंग रिटेन्ड अर्निंग, रेवेन्यू, एक्सपेंस एंड डिविडेंड लिखा है, ऑल दिस आर पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे एक प्रूफ है कि कैसे असेट और लायबिलिटीज हमेशा इक्वल होते हैं। देखो, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 10 लाख, तो असेट बढ़ी कैश में 10 लाख की, और कैपिटल भी बढ़ी। ये असेट का एक टोटल रहेगा और लायबिलिटीज और कैपिटल का टोटल, दोनों का टोटल सेम आएगा। कैपिटल भी इंक्रीज हो गई 10 लाख से। देन 5 लाख बोरो किया, बोरो किए तो हमारी कैश बढ़ी 5 लाख से, यानी असेट बढ़ी 5 लाख से प्लस, लेकिन बोरो की इसलिए हमारी लायबिलिटी भी बढ़ गई 5 लाख से, तो लायबिलिटी ऑल्सो इंक्रीज्ड। अब विड्रू द कैश फ्रॉम बिजनेस, यानी कैपिटल कम हो गई लेकिन कैश भी कम हो गई क्योंकि कैश में विड्रॉ किया। अब लोन रीपे कर दिया, लोन रीपे कर दिया तो लायबिलिटी 1 लाख से कम हो गई, लेकिन किसमें रीपे किए? कैश से, तो कैश भी कम हो गई। अब ये टोटल देखिए, टोटल एसेट का प्लस माइनस मिला के 12 लाख, लायबिलिटीज बची 4 लाख की और कैपिटल बची 8 लाख की, तो 8 + 4 इज इक्वल टू 12 लाख। तो टोटल देखिए असेट और लायबिलिटी सेम। ये एक बहुत बेसिक समझा रहे, 2-4 ट्रांजेक्शन को लेकर। हजारों, लाखों, करोड़ों ट्रांजैक्शन भी हो जाना तो भी असेट और लायबिलिटीज का टोटल हमेशा हमेशा सेम आएगा।
अब आपने डेबिट और क्रेडिट भी सीख लिया, असेट और लायबिलिटीज क्या होते हैं और कैपिटल क्या होती है ये भी सीख लिया। तो कुछ बेसिक टर्म्स जो आपको अकाउंटिंग में हमेशा ध्यान रखने हैं और इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, वो देखते हैं। पहला, इंक्रीज इन द असेट आर रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। जैसा देखा कैश बढ़ रही है तो लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहे हैं, लेकिन डिक्रीज इन असेट आर ऑन राइट हैंड साइड। एंड असेट का क्या है, इंक्रीज हो रही है तो लेफ्ट और डिक्रीज हो रही है तो राइट। और लेफ्ट क्या होता है, डेबिट, राइट क्या होता है, क्रेडिट। अब लायबिलिटीज का देखिए, लायबिलिटीज का क्या कहते हैं, अगर इंक्रीज हो रही है तो राइट में यानी क्रेडिट साइड में, और अगर डिक्रीज हो रही है तो लेफ्ट साइड में यानी डेबिट साइड में। क्योंकि दोनों का इम्पैक्ट, अब ये क्यों, असेट हमारी असेट्स हैं जिनसे हमको फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाली, जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन लायबिलिटी हम दूसरों को रीपे करना है एक दिन, और इसलिए वो दोनों के इम्पैक्ट बहुत अलग होते हैं, दोनों एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, इसलिए अकाउंट्स में भी उनका अपोजिट ट्रीटमेंट होता है। When two sides are put together in T form, left hand side is called debit side and right hand side is called credit side. When in an account record is made on left debit or left side, one says that one has debited the account. कैश में अगर कुछ कैश अकाउंट है मान के चलिए, यहाँ पे अगर कुछ डेबिट साइड में लिख रहे हैं मतलब हमने कैश अकाउंट को डेबिट किया, और क्रेडिट में लिख रहे हैं इसका क्या मतलब है कि कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट किया। इसलिए फ्रॉम द अबव द फॉलोइंग रूल्स कैन बी ऑब्टेन्ड वेयर देयर इज इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ असेट। फिर मेरे साथ बोलिए, अगर इंक्रीज हो रहा है असेट में तो उसको किधर रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में, यानी असेट का अकाउंट डेबिट होगा। अगर असेट में डिक्रीज हो रहा है तो उसको किधर रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट में, यानी असेट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। सपोज अ फर्म परचेज फर्नीचर फॉर 8 लाख। तो फर्नीचर क्या है, हमारी प्रॉपर्टी है जिसको हम किसी और को रीपे नहीं करना है, हमारी प्रॉपर्टी यानी हमारा असेट है, हमने अपने पैसे से खरीदा है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा कैश अकाउंट से, क्योंकि कैश से खरीदे। फर्नीचर अकाउंट में इंक्रीज हो रहा है तो फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड। उसके बाद फर्म सेल कर दिया है 3 लाख का फर्नीचर, तो फर्नीचर रिड्यूस हो रहा है यानी फर्नीचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ये बात समझ गए, असेट इंक्रीज हो रही तो डेबिट और डिक्रीज हो रही तो क्रेडिट। फर्नीचर इंक्रीज हो रही 8 लाख से डेबिट कर दिए, डिक्रीज हुई 3 लाख से क्रेडिट कर दिए, बैलेंस बच गया 5 लाख। इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा वो बैलेंस बच जाएगा। क्रेडिट डेबिट साइड अधिक है मतलब ये बैलेंस हो गया डेबिट बैलेंस, ऑल्दो दिखेगा क्रेडिट साइड में, टोटल इक्वल करना है, लेकिन इसको बोलेंगे डेबिट बैलेंस। ये चीजें ध्यान रखनी है, आगे बहुत काम आती है। जिस साइड का टोटल ज्यादा है ना बिना बैलेंस के, बैलेंस निकालने के बाद तो टोटल इक्वल होगा, लेकिन बिना बैलेंस के जिस साइड का टोटल आपको ज्यादा आ रहा है वो बैलेंस बचेगा। इधर देखिए डेबिट में 8 लाख है, क्रेडिट में 3 लाख है, मतलब डेबिट बैलेंस। सिमिलरली लायबिलिटी के लिए देखिए, मोहन एक क्रेडिटर है, उससे कुछ लोन लिया हमने, तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी 5 लाख से, इसलिए क्योंकि जब इंक्रीज हो रही तो उसको कर रहे हैं क्रेडिट, लायबिलिटी विल बी क्रेडिटेड इफ इंक्रीज। बाद में रीपे कर दिया तो डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ बैलेंस कितना बचा, 0, क्योंकि पूरी लायबिलिटी रीपे हो गई। उसी तरीके से कैपिटल एक लायबिलिटी है तो वो इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी और डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी। प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल बढ़ाता है, इसलिए प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। प्रॉफिट लीड्स टू एन इंक्रीज इन कैपिटल एंड लॉस लीड्स टू रिडक्शन, इसलिए प्रॉफिट एंड इनकम में बी डायरेक्टली क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट बिकॉज प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है कैपिटल को, इसलिए प्रॉफिट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट। लेकिन ऐसा हम नहीं करते कि एक एक इनकम को कैपिटल में जोड़ रहे हैं, सीधे सीधे एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसमें एक साइड पूरा इनकम लिखते हैं, इनकम, और दूसरे साइड पूरे एक्सपेंस लिखते हैं। उसके बाद जो भी लास्ट में बैलेंस बचता है प्रॉफिट या लॉस, उसको हम कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट है तो ऐड करेंगे और अगर लॉस है तो माइनस करेंगे।
अब हमने असेट का तो देख लिया, इंक्रीज इन डेबिट डिक्रीज क्रेडिट, लायबिलिटीज इंक्रीज डेबिट डिक्रीज, सॉरी लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट डिक्रीज डेबिट। लेकिन एसेट और लायबिलिटी के अलावा हमने एक और चीज जानी थी, एक्सपेंस एंड इनकम। तो एक्सपेंस खर्च होते हैं हमारे, जिससे हमारी कैश जनरली रिड्यूस होती है। एक लॉजिक बता रही हूँ, एक्सपेंस है हमारी कैश रिड्यूस होती है जनरली, एक्सपेंस डेबिट होते हैं। एक्सपेंस आर डेबिटेड एंड इनकम आर क्रेडिटेड, सिंस इनकम गेन एंड इंक्रीज द कैपिटल, इसलिए उनको क्रेडिट करते हैं। ऑल द गेन्स ऑल द इनकम आर credited and expense and loss decrease the capital, rule is to debit the expense and losses। एक्सपेंस और लॉस जो है वो हमारी कैश और कैपिटल को रिड्यूस करते हैं, इसलिए उनको डेबिट कर रहे हैं, और जो इनकम है वो इंक्रीज करते हैं इसलिए कैपिटल को, इसलिए उनको क्रेडिट करते हैं। ऑफ कोर्स इफ देयर इज अ रिडक्शन इन एनी इनकम और गेन, अकाउंट्स कंसर्न विल बी डेबिटेड। इसलिए कुछ रूल्स हमारे इनसे निकल के आए जिनको याद करना या समझना बहुत ज़रूरी है। इंक्रीज इन असेट डेबिट, डिक्रीज इन असेट क्रेडिट, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट, डिक्रीज इन लायबिलिटीज आर डेबिट। ओनर कैपिटल में इंक्रीज क्रेडिट, ओनर्स कैपिटल में डिक्रीज डेबिट, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, रिडक्शन इन एक्सपेंस क्रेडिट, increase in revenue or income credit, decrease in revenue or income debit। बिल्कुल इसको बहुत अच्छे से आपको याद कर लेना है। डेबिट और क्रेडिट आपको लेफ्ट और राइट से अलग है, लेफ्ट और राइट इनिशियली समझने के लिए किया है, लेकिन डेबिट और क्रेडिट सही टर्म से जो आपको यूज करना है। जनरली ये फेवरेबल और अनफेवरेबल थिंग्स के लिए होती है। जो भी हमारी ये प्रॉफिट वाली मतलब एक फेवरेबल चीजें होती हैं और अनफेवरेबल चीजें होती हैं, उससे धीरे धीरे आपको वो चीजें समझ में आ जाएंगी कि कैसे कहाँ डेबिट करना है, कैसे क्रेडिट करना है। ये कंटिन्यूअस प्रैक्टिस से आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखिए, फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू बाय द आर आफ्टर स्टार्टिंग अ बिजनेस, शो हाउ वेरियस अकाउंट विल बी अफेक्टेड दिस ट्रांजैक्शन। सबसे पहले देखिए, आर स्टार्टेड अ बिजनेस विद 5000, यानी आर ने कैपिटल लगाई 5000 की, तो कैपिटल आई और कैश आई, कैपिटल इंक्रीज्ड कैश इंक्रीज्ड। बैंक या कैपिटल और आर का, बैंक या कैश एंड आर की कैपिटल। नेचर ऑफ अकाउंट, बैंक जो है वो असेट हो गई और कैपिटल या लायबिलिटीज। असेट भी इंक्रीज हो रही है और कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है, तो डेबिट होगा 5000 से और 5000 से क्रेडिट होगा। असेट 5000 से डेबिट और कैपिटल 5000 से क्रेडिट। सेकंड है, ही परचेज्ड फर्नीचर फॉर 1200। फर्नीचर तो इंक्रीज हो गया लेकिन हमारी कैश हो गई रिड्यूस। तो फर्नीचर एक असेट है और बैंक भी एक असेट है। फर्नीचर हुई इंक्रीज लेकिन कैश हुई डिक्रीज, इसलिए फर्नीचर को करेंगे डेबिट क्योंकि वो इंक्रीज हुआ है, और कैश हुआ है डिक्रीज इसलिए उसको करेंगे क्रेडिट। देखिए, एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट आप देख पा रहे हैं, एक हमेशा डेबिट हो रहा है, एक हमेशा क्रेडिट हो रहा है। थर्ड, पेड सैलरी टू हिज क्लर्क। सैलरी पे करने से क्या हुआ, सैलरी हमारा एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है, और कैश में पे किए तो कैश डिक्रीज हुआ है, तो एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट और असेट डिक्रीज क्रेडिट। फिर एक डेबिट एक क्रेडिट। देन उसने रेंट पे किया, रेंट भी हमारे बिजनेस का एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज और 1150 से कैश हो जाएगी डिक्रीज, तो असेट डिक्रीज हुई उसको करेंगे क्रेडिट, और एक्सपेंस इंक्रीज हुआ उसको करेंगे डेबिट। देन रिसीव्ड इंटरेस्ट, तो ये इंटरेस्ट क्या हो गया हमारा इनकम, इनकम इंक्रीज हुई है तो उसको करेंगे क्रेडिट, और कैश भी बढ़ेगी इंटरेस्ट मिलेगा तो असेट इंक्रीज हुई है उसको करेंगे डेबिट। देखिए यहाँ पे एक चीज देखिए, हमेशा ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट, दो अकाउंट इंपैक्ट कर रहे हैं, और दोनों अकाउंट में से कोई एक डेबिट हो रहा है और कोई एक क्रेडिट। यही डबल एंट्री सिस्टम है कि एक ट्रांजैक्शन के दो अकाउंट इंपैक्ट होते हैं और एक हमेशा डेबिट होगा, कोई एक हमेशा क्रेडिट होगा। अब ये तो सीख लिए ट्रांजैक्शन क्या होता है, ये जो आपने देखा ना 1 से लेके 5 तक, यही ट्रांजैक्शन होते हैं।
अगर हम इनको पढ़ें, इन द सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लेकिन ये ट्रांजेक्शन होता क्या है, एक तरीके का इवेंट है, कुछ होना, विच जनरली एक्सटर्नल इन नेचर, कैन बी डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ मनी। बिजनेस में जो भी लेन देन होता है इन टर्म्स ऑफ मनी और अदर कंसिडरेशन, उसको ही हम कहते हैं ट्रांजेक्शन। In an accounting period, every business has huge number of transactions which are analyzed in financial terms and then recorded individually, followed by classification. Recording किस में होती है, जर्नल में, then classification लेजर में होता है, and summarized trial balance known as their impact on financial statement, balance sheet and profit and loss account. Transaction is a two-way process in which value is transferred from one party to the another. दो पार्टी इन्वॉल्व होती है, लेना और देना, होना और पाना, वो ट्रांजेक्शन होता है. In either a party receive in terms of goods and passes value in terms of money, या फिर कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ लेंगे और कुछ देंगे. इसलिए हम बहुत इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं एक भी ट्रांजेक्शन में कि कौन सी पार्टी रिसीव कर रही है. एक ही पार्टी कुछ रिसीव भी कर रही है और कुछ पे भी कर रही है. और इन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमको सपोर्ट किससे मिलता है, कुछ सोर्स डॉक्यूमेंट्स लाइक परचेज इनवॉइस, जो बिल होते हैं ना, जो कुछ पेमेंट के बिल हैं, परचेज के बिल हैं, पे स्लिप्स, कैश मेमो, पासबुक, जैसे बैंक में पासबुक होती है, कुछ खरीदने जाते तो हमको बिल मिलते हैं. इन सब के बेसिस पे ही हम अपनी अकाउंटिंग कर सकते हैं. इन्हीं को हम बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स. A transaction in the terms of money and supported by proper document are recorded in the books of accounts under double entry system. दो कंडीशन क्या बताए, सबसे पहले तो in terms of money होना चाहिए और दूसरा supported by proper document. वो रिकॉर्ड किए जाते हैं बुक्स में, किसके तहत, डबल एंट्री सिस्टम के अंदर. इसमें डुअल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन होता है कि कुछ डेबिट होगा कुछ क्रेडिट होगा. दो अप्रोच हैं इनको करने के, पहला अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, दूसरा ट्रेडिशनल अप्रोच. जनरली हम जो फॉलो करते हैं वो ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करते हैं. सबसे पहले हम अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच देखते हैं. जैसा हमने अभी भी देखा अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच. अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, सबसे पहले तो अप्रोच जाने के लिए ये जानना पड़ेगा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है. अकाउंटिंग इक्वेशन ये कहता है कि असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और हमेशा ये इक्वेशन बना रहना चाहिए. कैसे बना रहेगा, क्योंकि कोई भी असेट आती है, असेट इंक्रीज हो रही है, तो या तो कैपिटल भी इंक्रीज होगी या असेट रिड्यूस होगी. मतलब एक असेट के इंक्रीज होने से या तो कैपिटल भी इंक्रीज होगी या लायबिलिटी इंक्रीज होगी या तो कैपिटल ही रिड्यूस हो जाएगी. कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है कोई भी ट्रांजैक्शन में कि ये इक्वेशन असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी हमेशा मेंटेन रहता है. लेट अस सपोज दैट, पैराग्राफ 2 में, लेट अस सपोज दैट an individual start business by contributing 50 lakh and taking loan 10 lakh from a bank to be repayable after 5 years. तो इसमें देखिए कैपिटल कितने की हुई, 50 लाख, लोन हुआ 10 लाख का, टोटल कितना हो गया 60, और कैश भी हमारी कितनी की है 60. तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी. अब कैश कम होगी तो हो सकता है कोई एसेट बढ़ जाए या कोई लायबिलिटी कम या ज्यादा हो जाए. इस तरीके से हमेशा इक्वेशन मेंटेन रहता है. मान चलिए ही परचेज्ड फर्नीचर कॉस्टिंग 10 लाख, तो अब कैश हो गई 50 और फर्नीचर हो गया हमारा 10, फिर भी हमारा 60 लाख का एसेट रहा है. अब गुड्स खरीद लिए 50 लाख के, तो कैश हो गई 0, फर्नीचर हो गया 10 और गुड्स हो गए हमारे 50 लाख के, तो भी 60 लाख रही. इस तरीके से हमेशा इक्वेशन मेंटेन रहता है. ये इक्वेशन इक्विटी प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट. अब इक्विटी यानी कैपिटल, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी. असेट में फिक्स्ड असेट, जो असेट 1 ईयर से ज्यादा बिजनेस में रहने वाले हैं ना उनको फिक्स्ड असेट कहते हैं. लॉन्ग टर्म लायबिलिटी 5 ईयर और मोर की लायबिलिटी, उससे कम की लायबिलिटी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज. करंट असेट जो 1 साल से कम के लिए बिजनेस में रहने वाले, करंट लायबिलिटीज जो विद इन 1 ईयर हमको रीपेमेंट कर देना है. देखिए इक्विटी 50 lakhs, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी 1 लाख एंड करंट लायबिलिटीज 10 लाख.
इस तरीके से 70 लाख या 7,000, ये लेफ्ट हैंड साइड यानी लायबिलिटी वाला साइड। अब देखिए असेट वाला साइड, फिक्स्ड असेट फर्नीचर 1,000, करंट असेट में इन्वेंट्री 5,000 और कैश बचा 1,000, 7,000। इस तरीके से हमेशा इक्वेशन मेंटेन रहेगी, ये टोटल हमेशा दोनों के सेम आएंगे। एक साइड क्या होगा, लायबिलिटी प्लस इक्विटी या कैपिटल, इसी को इक्विटी भी बोलते हैं और इसी को कैपिटल भी बोलते हैं, और दूसरे साइड रहेगा असेट्स, और दोनों का टोटल हमेशा सेम आएगा क्योंकि दो एस्पेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, और ये हमेशा 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 टोटल सेम आएगा। और अगर सेम नहीं है मतलब आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। Let us use E0, L0 and A0 to mean equity, liability and asset at T0। यानी फर्स्ट ईयर में भी स्टार्टिंग में ये जीरो समझ लीजिए पीरियड है, स्टार्टिंग पीरियड यानी जीरो पीरियड, तो इक्विटी प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट, या इक्विटी इज इक्वल टू असेट माइनस लायबिलिटी जीरो पीरियड का। अब जीरो पीरियड में हमको पता है दोनों 7,000 है। अब सपोज कीजिए कि एट द एंड ऑफ द पीरियड इन्वेंट्री बची 2,500 की इन हैंड, कैश 2,000, ट्रेड पेबल यानी क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी 500, बैंक लोन ये भी लायबिलिटी है 1,000, एंड फर्नीचर है 800 का, 200 एज लॉस ऑफ वैल्यू, फर्नीचर डेप्रिशिएट होता है। तो देखिए असेट 800, करेंट असेट इन्वेंट्री 2,500 और कैश 2,000, 5,300, लेकिन लायबिलिटी कितनी है 1,000 एंड करंट लायबिलिटी 500 यानी टोटल 1,500। तो जब हमारी असेट बची है एट द एंड ऑफ ईयर 5,300 और लायबिलिटी है 1,500 की, तो इक्विटी कितने की होगी 5,300 माइनस 1,500 इज इक्वल टू 3,800, ये हो जाएगी हमारी लायबिलिटी। अब देखिए E1 यानी आफ्टर एंड ऑफ 1 ईयर इक्विटी इज इक्वल टू असेट 1 माइनस लायबिलिटी 1, हमेशा ये सेम रहना चाहिए। अब देखिए इनिशियली कैपिटल कितने की थी हमारी E0 पीरियड में 5,000 की, लेकिन लास्ट में कितनी बची 3,800, यानी हमारी कैपिटल 5,000 से रिड्यूस होके हो गई 3,800 की। 1,200 का डिफरेंस कैसे आया, हमने पढ़ा कि कैपिटल को प्रॉफिट हमेशा इंक्रीज करता है और लॉस हमेशा डिक्रीज करते थे। या तो उन्होंने 1,200 विड्रॉ कर लिया और विड्रॉ नहीं किया मतलब बिजनेस में हो गया 1,200 का लॉस। E1 अगर E0 से कम है मतलब लॉस हुआ है, और E2 E1 से कम है मतलब लॉस हो रहा है, सो ऑन। अगर हर अगले साल कैपिटल कम होते जा रही है आपकी मतलब आपको बिजनेस में लॉस हो रहा है। और अगर बढ़ रही है मतलब प्रॉफिट हो रहा है। अब इलस्ट्रेशन 2 में देखते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इन द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड ये पोजीशन थी बिजनेस की, लेकिन इन द एंड यानी ये P0 पीरियड 0 में और ये पीरियड 1 में बता रहे ये पोजीशन थी। इससे हमको जो भी कैपिटल है वो फाइंड आउट करनी है, तो पता करते हैं कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। रीसेट द इक्वेशन एंड फाइंड आउट प्रॉफिट, प्रॉफिट भी पता चल जाएगा कैसे, इनिशियल कैपिटल है उसमें जो भी चेंजेस हुए लास्ट में उससे हमको पता चल जाएगा हमारा प्रॉफिट या लॉस। और उसके बाद बैलेंस शीट हम लोग को प्रिपेयर करनी है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। स्टार्ट करते हैं, हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में देखें इक्विटी प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट, तो सबसे पहले यहाँ फाइंड आउट करते हैं। ये हो गई हमारी इक्विटी, लोन हमारी लायबिलिटी, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी, फिक्स्ड असेट असेट, इन्वेंट्री असेट, ट्रेड रिसीवेबल असेट और कैश एंड बैंक हो गया असेट। तो पहले इन तीनों को जोड़ते हैं, इक्विटी प्लस लायबिलिटी पता चल जाएगी 51,000 प्लस 11,500 प्लस 5,700, टोटल कितना हो गया 68,200। अब हम असेट को जोड़ते हैं, असेट कितने हो गए 12,800 प्लस 22,660 प्लस 17,500 प्लस 15,300, 68
200, ये दोनों इक्वल है, हमेशा ये इक्वेशन मेंटेन रहेगा। अब पीरियड 2 में देखते हैं, लोन हमारी लायबिलिटी हो गई, ट्रेड पेबल भी लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है, और उसके बाद फिक्स्ड एसेट असेट, इन्वेंट्री असेट, ट्रेड रिसीवेबल एसेट, कैश एंड बैंक असेट। तो पहले इन चारों को जोड़ते देखते हैं बैलेंस कितना आता है। 12,720 प्लस 22,900 प्लस 17,500 प्लस 15,600, 68,720। अरे वाह, हमारी असेट 68,200 थी, अब असेट बढ़ गई 68,720 हो गई। और लायबिलिटी एक्सटर्नल कितनी है, 11,500 प्लस 5,800। लायबिलिटीज हैं टोटल 17,300। अब हमने क्या देखा है, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। असेट है पीरियड 2 में 68,720, लायबिलिटी है 7,300, तो इक्विटी हमको यहाँ पे करनी है पता। इक्विटी इज इक्वल टू 68,720 माइनस 17,300, 51,420। ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, इनिशियली कैपिटल थी 51,000, लेकिन लास्ट में बढ़ के कितनी हो गई 51,420, यानी इंक्रीज हुई। किस कारण से इंक्रीज हुई, प्रॉफिट की वजह से। तो प्रॉफिट कितना हुआ 420। ये सॉल्यूशन में देखते हैं, 68,200 दोनों साइड का टोटल है, जैसा हमने ऊपर सॉल्व किया। अब एसेट साइड का टोटल है 68,720 और लायबिलिटी साइड का टोटल है 17,300। कैपिटल पता चल गया 51,420। अब 51,420 यानी पीरियड 1 की कैपिटल माइनस पीरियड 2 की पीरियड 0 की कैपिटल इज इक्वल टू प्रॉफिट। हमारा प्रॉफिट कितना हो गया 420। अब लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बना देते हैं। बैलेंस शीट कैसे बनेगी, बैलेंस शीट हमारी असेट और लायबिलिटी शो करती है, तो हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे असेट एंड लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे लायबिलिटीज। असेट जैसे फिक्स्ड असेट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक, सबका अमाउंट लिखना है। एंड देन कैपिटल, कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल बैलेंस ओपनिंग प्लस प्रॉफिट 420, टोटल लोन, ट्रेड पेबल। हम एक बार इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये तो देख लिया हमने कैसे सॉल्व होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम एक बार खुद से और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूरा खुद से सॉल्व करेंगे। देखिए इलस्ट्रेशन 3 देखिए, इलस्ट्रेशन 3 में लिखा है प्रॉफिट कार्व्ड ड्यूरिंग द ईयर 5,000, गिवन दैट प्रॉफिट कार्व्ड ड्यूरिंग द ईयर इज 5,000। असेट एट द बिगनिंग ऑफ ईयर दिया ए, यानी हम इसको फाइंड आउट करना है। लायबिलिटीज एट द बिगनिंग ऑफ ईयर 12,000। असेट एट द एंड ऑफ द ईयर भी नहीं पता है, बी। लायबिलिटीज एट द एंड ऑफ ईयर भी नहीं पता है, वो सी है। क्लोजिंग कैपिटल बता रहे हैं 35,000, टोटल लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर 50,000। अब देखिए यहां से सब पता चल जाएगा। एक बना लेते हैं हम ओपनिंग बैलेंस शीट, एक बना लेते हैं हम क्लोजिंग बैलेंस शीट। इधर लिखाएंगे असेट और इधर लायबिलिटी। ये हो गया अमाउंट का कॉलम। ओके, अब देखिए जो जो लिखा है वो लिख देते हैं। क्लोजिंग कैपिटल बता रहे हैं, क्लोजिंग कैपिटल, देखिए ध्यान से देखेंगे और मेरे साथ साथ आप अपने नोट्स में सॉल्व करेंगे। क्लोजिंग कैपिटल बता रहे हैं 35,000, प्रॉफिट कितना हुआ 5,000 का ड्यूरिंग द ईयर।
तो इसलिए ओपनिंग कैपिटल कितने की हो गई 30,000 की। तब तो 30,000 और 35,000 को जोड़ेंगे तो आएगा 30,000 और 5,000 को जोड़ेंगे तो आएगा 35,000। तो यहाँ पे हमको ओपनिंग कैपिटल पता चल गई 30,000। ओपनिंग लायबिलिटीज बता रहे हैं कितना 12,000। टोटल ऑफ बैलेंस शीट कितना हो गया 42,000। अब जो टोटल यहाँ आया है वही टोटल यहाँ भी आएगा यानी 42,000। मतलब ओपनिंग असेट्स कितने हो गए 42,000। अब यहाँ पे बताया टोटल लायबिलिटी इंक्लूडिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर इज 50,000 यानी यहाँ पे टोटल है 50,000। मतलब 50,000 माइनस 35,000 विल बी लायबिलिटी 15,000। तो जब यहाँ का टोटल 50,000 है तो यहाँ का टोटल भी होगा 50,000 और इसका मतलब असेट एट द लास्ट ऑफ द ईयर हो जाएंगे 50,000। देखिए कितना सिंपल है, दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट बन गई हमारी और सारे फिगर फाइंड आउट हो गए। तो एसेट एट द बिगनिंग ऑफ ईयर कितना हो गया यानी ए हमारा फाइंड आउट हो गया 42,000। एसेट एट द एंड ऑफ द ईयर फाइंड आउट हो गया यानी हमारा बी फाइंड आउट हो गया 50,000 और लायबिलिटीज एट द एंड ऑफ ईयर यानी सी हमारा फाइंड आउट हो गया 50,000। वेरी सिंपल, 3 आंसर हमारे हमको पता चल गए। अब इसके सॉल्यूशन को एक बार हम देख लेते हैं। बिल्कुल ये हमने बैलेंस शीट के फॉर्मेट में कर दिया, यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्मेट में किया, कैसे ही भी सॉल्व करेंगे दैट्स ऑल राइट। यहाँ पे बैलेंस शीट से बहुत इजीली आप सीख जाते हैं, आप इक्वेशन के फॉर्म में लिखना सीख लीजिए कि कैसे कैसे करना है। क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल और असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो हमको पता चल गया ओपनिंग असेट्स और अब क्लोजिंग लायबिलिटीज पता चल गए, क्लोजिंग कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू क्लोजिंग असेट्स। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हमने बहुत सीखा है और इसको आप घर पे बैठ के समझिए, रिवाइज कीजिए और नेक्स्ट फ्रेश माइंड से हम ट्रेडिशनल अप्रोच शुरू करेंगे अबाउट ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग और जनरल एंट्रीज। ये बहुत ही डिटेल में हमको समझना है आगे एंड इट विल बी वेरी यूजफुल, वेरी फ्रूटफुल टू नो अबाउट अकाउंट्स। फॉर बेसिक है कि जनरल एंट्रीज कैसे होते हैं, आपको बहुत बेसिकली ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ट्रेडिशनल अप्रोच से आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, एसेट लायबिलिटीज क्या होते हैं, इनकम एक्सपेंस क्या होते हैं और आगे ट्रेडिशनल अप्रोच हम और डिटेल में जानेंगे सीखेंगे। तब तक के लिए आप बहुत अच्छे से पढ़िए और आपको एक बात जाने से पहले कहना चाहूँगी, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो सूरज की तरह आपको जलना पड़ेगा। सूरज भी चमकने के लिए सारे दिन आग उगलता है, जलता है, तब जा करके वो पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में रोशनी कर पाते हैं। तो आपको भी सूरज की तरह चमकना है तो जलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत में कोई कमी मत रखिए। आप बहुत अच्छे से सब कुछ कर सकते हैं, बस खुद पे यकीन रखिए और पढ़ते जाइए। कोई भी दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट पूछिए और मैं हमेशा उसका जवाब देने के लिए आपको अवेलेबल रहूँगी। थैंक यू सो मच। कीप स्टडिंग, बी मोटिवेटेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिलीव इन योर सेल्फ। थैंक यू।